गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेरे पास नोटबुक में एक फॉर्मेट बनाया था, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको रेलिवेंस बताई थी कि नवंबर 2022 एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंस रहेगी। रेलिवेंस थी हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 की, अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन, रूल, सर्कुलर्स इशूड अप टू 30 अप्रैल 2022। ये जो फॉर्मेट हमने बनाया था, कल हमने मोटा मोटा इसको डिस्कस कर लिया था। प्रैक्टिस तो हम इसकी न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टोटल इनकम होती है उसके हम लोग पार्ट्स करते हैं, जो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल इनकम्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, और जो स्लैब रेट्स पे टैक्सेबल इनकम है उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो मैंने टोटल इनकम के आपके सामने 5 पार्ट्स लिख के दिखाए थे। हालांकि प्रैक्टिकली तो और भी कई पार्ट्स होते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में मेन चलेंगे वो ये 5 चलेंगे, जिनमें हमने सबसे पहले कैजुअल इनकम को अलग कर लिया 30% टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला 10% टैक्सेबल, 1 लाख से ऊपर। 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे टैक्सेबल। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 वाला 20% पे टैक्सेबल। और लास्ट में बच गई जो वो नॉर्मल इनकम, जिसपे हमने लगाने हैं स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आगे बढ़ते हैं, लिखना शुरू कीजिएगा। हम लोगों ने फॉर्मेट बनाना है आज एक और, बल्कि 2 फॉर्मेट्स बनाएंगे। टॉपिक नंबर 3 है ये आपका। टॉपिक 1 तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। टॉपिक नंबर 2 हमारा ये था टोटल इनकम की कैलकुलेशन का फॉर्मेट। अब मैं आपको फॉर्मेट बनवा रहा हूँ टैक्स लाइबिलिटी का। लिखना शुरू कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। भाई टैक्स लाइबिलिटी किसकी निकालोगे? या तो मिस्टर एक्स की या मिसेज एक्स की। यानी नॉर्मली हम लोग टैक्स किसका निकाला करेंगे? इंडिविजुअल का, किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था हमारा ज्यादा फोकस ये इंटर में इंडिविजुअल्स पे रहेगा। ठीक है, तो कौन से असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स निकाल रहे हो? कौन से असेसमेंट ईयर का टैक्स निकाल रहे हो? सर प्रीवियस ईयर 21-22 आपने हमें बताया था कि हमारे को मेन पेपर में ये पूछा जाएगा, तो उसका असेसमेंट ईयर है 22-23। उसका असेसमेंट ईयर है 22-23। ठीक है, तो पहले ये हेडिंग लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ऑब्लिक मिसेस एज द केस में भी डैश 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 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। फिर ना एक लाइन छोड़ लेना, एक लाइन छोड़ लेना, और एक लाइन छोड़ के ए पॉइंट लिखना। सर आपने तो छोड़ी नहीं बेटा, मैंने बाद में फिट करा इसको, तो आप लाइन छोड़ लेना। वेयर सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, यानी मैं पहला केस आपको करवा रहा हूँ टैक्स लायबिलिटी का जहां सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। जहां सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है मैं हो जाता हूं गायब। आपके सामने स्क्रीन रहेगी तो आप इजीली नोट डाउन कर पाएंगे। वेयर सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो फॉर्मेट आपका वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीस। ये फॉर्मेट बना लीजिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीस। और सबसे पहले आप लिखिएगा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, यहां से पढ़ रहा हूं जी मैं, साथ साथ देखते रहिएगा। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट स्लैब रेट्स। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट स्लैब रेट्स। और साथ में मैंने ब्रैकेट में लिखा है चेक डेफिशिएंसी इफ एनी। चेक डेफिशिएंसी इफ एनी। चेक डेफिशिएंसी कॉमा इफ एनी। और यहां ब्रैकेट में एक चीज और लिखी है, विद द इफेक्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। विद द इफेक्ट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, ब्रैकेट बंद। कांटे कांटे कांटे। और जो ये कांटे 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 लगाए हैं मैंने राइट साइड पे, इन कांटों के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है वो भी बता देता हूं। कांटों के साथ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर ये नील आया, अगर ये नील आया, यानी ये कांटे 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 अगर नील आया, नील आया मतलब ये अमाउंट नील आई, कॉमा, तो बिवेयर अबाउट डेफिशिएंसी। तो बिवेयर अबाउट डेफिशिएंसी। तो बिवेयर अबाउट डेफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, लिख लिया हमने। इसके बाद एक लाइन छोड़िएगा और लिखिएगा टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। फॉर्मेट के अंदर ही चल रहा है, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। हेडिंग की तरह बना लीजिएगा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। और इसमें लिखना शुरू कीजिएगा सबसे पहले टैक्स ऑन एलटीसीजी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैं प्यार से बोला करूंगा एलटीसीजी। टैक्स ऑन एलटीसीजी। सर क्या ये हम पेपर में लिख सकते हैं? लिख सकते हो,
चल जाता है, ये बुक में भी कई जगह पे लिखा होता है LTCG, ठीक है। तो LTCG सेक्शन 112 वाला, सेक्शन 112 वाला, तो इसका टैक्स रेट था 20%, इसका टैक्स रेट था 20%। धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन STCG, कौन से वाला STCG? 111A वाला, 111A वाला। ये 111A वाला वही है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे होता था, इक्विटी शेयर्स पे होता था, ठीक है, जिसपे STT पेड होता था। ओके सर, 15%। उसके बाद टैक्स ऑन LTCG, कौन सा वाला LTCG? 112A, 112A वाला। तो 112A वाले LTCG पे क्या टैक्स रेट था? 1 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे 10%, 1 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे 10%। और इसके साथ में एक बात ध्यान दीजिए, मैंने एक ब्रैकेट लगाया है, ये ब्रैकेट यहाँ आके खत्म हो रहा है, यानी जहां तक 112A वाली लाइन है। यानी अगर मैं थोड़ा और मार्किंग करके दिखाऊं, पहले टैक्स इस पे निकाला, फिर टैक्स इस पे निकाला, फिर टैक्स इस पे निकाला और टैक्स इस पे निकाला, यानी कि LTCG, STCG, LTCG 112A, यहां तक मैंने लिखा है एडजस्ट डेफिशिएंसी कॉमा इफ एनी, एडजस्ट डेफिशिएंसी कॉमा इफ एनी। और ये सारी अमाउंट्स 1, 2, 3, ये तीनों अमाउंट्स अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग के आगे लिख दो। तीनों मैंने ब्रैकेट मतलब डिटेल्स वाले कॉलम में लिखे हैं, यानी कि अमाउंट वाले कॉलम के अंदर, अमाउंट वाला कॉलम बाहर है, ठीक है। एक कॉलम और बना लेते हैं हम, डिटेल्स का कॉलम बना लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ कॉलम बना के नहीं दिखाया, ऐसे ही लिखा है, तो ऐसे भी चल जाएगा। और आखिर में है टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम भी? हाँ बिल्कुल, कैजुअल इनकम पे भी तो टैक्स लगेगा ना, 30%, अगर होगी क्वेश्चन में। ओके सर, इस पे भी टैक्स लग जाएगा। ये सारे टैक्स मिलाकर अमाउंट में बाहर ले आया, कांटे कांटे कांटे, इसे हम बोल सकते हैं ये टोटल टैक्स है ऑन स्पेशल इनकम। यानी नॉर्मल इनकम पे भी टैक्स निकला है बाहर और स्पेशल इनकम पे भी टैक्स निकला है बाहर। यानी बस मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डेफिशिएंसी का पॉइंट मैंने यहां तक लिखा है, यानी टैक्स ऑन कैजुअल इनकम के साथ नहीं लिखा, ठीक है। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है, मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये जो अमाउंट आएगी कौन सी सर? एक तो ये टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम जो आपने ऊपर लिखी है, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ये वाली, और अभी जो आई है टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस, टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस। इसमें से माइनस करते हैं रिबेट। रिबेट कौन से सेक्शन की थी सर? सर 87 है, आपने बताया था हमें कि 12,500 तक की रिबेट मिल जाती है टैक्स के अमाउंट में से, समझेंगे इसे हम। तो रिबेट 87 का, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया टैक्स बिफोर सेस, और इसमें हम प्लस कर लिया करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। सर ये 4% किसका निकला करेगा? बेटा ये 4% ना इसका निकला करेगा, इसी फिगर का, जो इसके ऊपर की फिगर आ रही है। ये 4% इनकम का मत निकाल लेना, ये 4% टैक्स का निकलता है, टैक्स के ऊपर सेस लग रहा है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अगली फिगर जो आई उसे बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। और इस टैक्स लाइबिलिटी में से हम माइनस कर लिया करेंगे TDS ऑब्लिक TCS ऑब्लिक एडवांस टैक्स। ये तीनों चीजें कल मैंने आपको समझाई थी, TDS TCS एडवांस टैक्स, ये लेस हो जाएगा। और एक चीज और माइनस कर देंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हालांकि ये जो वर्ड है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसकी ज्यादा चर्चा मेरे सिलेबस में नहीं होगी, बट ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। तो माइनस करके हमारे पास जो फिगर आएगी उसे बोलेंगे टैक्स पेबल, टैक्स पेबल ऑब्लिक, अगर ये नेगेटिव फिगर आ गई तो ब्रैकेट में शो करिए मैंने, तो ये होगा टैक्स रिफंड, नेगेटिव फिगर आ गई तो ये होगा टैक्स रिफंड, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने आंसर में भी दोनों फिगर्स दिखाई हैं, टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंड, टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंड। और कल आपको मैंने बताया था कि जो भी हमारा टैक्स का आंसर आएगा एंड में जाके, उसको हम लोग करा करेंगे राउंड ऑफ, उसको हम लोग करा करेंगे राउंड ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ होएगी सेक्शन 288 बी में, राउंडिंग ऑफ हो जाएगी सेक्शन नंबर 288 बी में, राउंडेड ऑफ सेक्शन 288 बी, कांटे कांटे कांटे। तो ये फॉर्मेट
आपका तब चलेगा जहां सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, जहां सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये ए पॉइंट आपने सारा नोट कर लिया हो तब एक बार थम्स अप कीजिए, फिर मैं आपको बी पॉइंट लिखवाता हूं। डिस्कशन तो बाद में करेंगे इसकी, पहले तो आज लिखने वाला काम ज़्यादा है क्योंकि आज मैंने आपको थोड़ा होमवर्क देके भेजना है। अच्छा, ये बात है सर, बिल्कुल यही बात है। आई होप आपने ये फॉर्मेट बना लिया होगा। जब बन जाए तो एक बार थम्स अप करना, फिर ऐसा ही फॉर्मेट एक और बनाएंगे हम, ऐसा ही फॉर्मेट एक और बनाएंगे। ठीक है जी, कमेंट आने शुरू हो गए। डन सर। जिन्होंने लिख लिया हो वो साथ साथ में बी पॉइंट भी स्टार्ट कर लें, वेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल। यानी अब हम टैक्स लाइबिलिटी निकालना सीखेंगे जहां सरचार्ज एप्लीकेबल है, जहां सरचार्ज एप्लीकेबल है। वैसे तो बिल्कुल सिमिलर ही है, ये भी थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ेगा, तो थोड़ा रेपिटेटिव होगा लिखना ये, बट आई होप आपके फायदे की चीज़ है तो आप लिखेंगे। ठीक है, वेयर सरचार्ज इज एप्लीकेबल, तो बनाइए फॉर्मेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए लिखना शुरू करिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज। बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, ब्रैकेट में वही लिखा है विद पार्शियल इंटीग्रेशन, ऊपर भी लिखा था विद पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, यहां शॉर्ट में लिख दिया विद पार्शियल इंटीग्रेशन। कांटे कांटे कांटे, चेक डेफिशिएंसी इफ एनी, यहां भी डेफिशिएंसी चेक होगी अगर कोई होगी तो। उसके बाद यहां भी वही होगा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स, फटाफट से लिख दीजिए LTCG एट द रेट 20%, सेक्शन 112, STCG एट द रेट 15%, सेक्शन 111A, LTCG एट द रेट 10%, सेक्शन 112A, इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। इन तीनों के आगे ब्रैकेट मार के चेक डेफिशिएंसी इफ एनी। कैजुअल इनकम सेक्शन नंबर 115BB। और ये सारा कुछ कर करा के, सारा कुछ कर करा के बाहर आएंगी टैक्स की अमाउंट्स। पहले आप इस अमाउंट को बोलते थे टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस, अब मैंने से बोल दिया टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड सेस, टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड सेस, टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड सेस। इसके आगे लिखेगा प्लस सरचार्ज, प्लस सरचार्ज। अब सरचार्ज का रेट क्या है सर, लिखिए एट द रेट 10%, ऑब्लिक 15%, ऑब्लिक 25%, ऑब्लिक 37%। ओ माय गॉड, 37%, जी हाँ। सरचार्ज का रेट लिखिए 10%, ऑब्लिक 15%, ऑब्लिक 25%, ऑब्लिक 37%। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको छोटी सी, यहीं पे आपको मार्क करनी है। मैं 25 और 37 को इस तरह सर्कल में डाल रहा हूं, 25 और 37 को मैं इस तरह सर्कल में डाल रहा हूं। ठीक है जी, एक बार नोट कर लीजिए यहां तक, यहां तक पहले नोट कर लीजिए, जिन बच्चों ने नोट नहीं करा यहां तक नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप करिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक नोट करके थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
चलिए थम्स अप आने स्टार्ट हो गए हैं काफ़ी सारे, बट स्टिल अभी कुछ बच्चे शायद लिख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा वेट और कर लेता हूँ, पर ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा जल्दी से लिखिएगा भाई, जो बच्चे पीछे चल रहे हैं फटाफट लिख लो। ठीक है जी, तो थोड़ी स्क्रीन नीचे कर देता हूँ ताकि साथ साथ में आगे भी नोट होता रहे। तो सरचार्ज के जहां रेट मैंने लिखे हैं ना बेटा, वहां आपको दिख रहा होगा दो रेट मैंने बड़े वाले लिखे हैं, एक तो 25% और एक 37%। इन्हें इन्हांस्ड सरचार्ज रेट्स बोल देते हैं, इन्हें बोल देते हैं इन्हांस्ड सरचार्ज रेट्स, इन्हांस्ड सरचार्ज रेट्स। तो इसके साथ ना मैंने एक एरो मार के निकाला है, ये एरो निकल रहा है, तो आप भी एक एरो को देख लो कैसे लेफ्ट साइड पे निकालना है और थोड़ा लिखना है इसके बारे में। तो पहले ये बोल रहा हूँ, ये फॉर्मेट के बाहर लिख लेना, थोड़ा लेफ्ट साइड पे मार्जिन के लेफ्ट साइड पे थोड़ा पेंसिल से लिख लेना चाहे, इन्हांस्ड सरचार्ज रेट्स, इन्हांस्ड सरचार्ज रेट्स not to be applied, not to be applied on tax calculated, not to be applied on tax calculated on STCG under section 111A, LTCG under section 112A and dividend income, and dividend income, STCG under section 111A, LTCG under section 112A and डिविडेंड इनकम। सर ये क्या क्या लिखवाई जा रहे हो बेटा, मैं कह रहा हूं दिमाग का काम अभी आपके है ही नहीं, अभी आप सिर्फ लिखो, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ओके सर, जैसे आप कहो। चलो फिर चलते रहो आगे, इसे बादल से में डाल लेना, ठीक है। उसके बाद लेस करना है, ये फॉर्मेट वापस अब कंटिन्यू करते हैं। अभी लिखा था ना प्लस सरचार्ज एट द रेट 10%, 15%, 25%, 37%। इसके बाद लेस करना है मार्जिनल रिलीफ, लेस करना है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ को, ये सरचार्ज को भी अंदर वाले कॉलम में लिखा था मैंने, और मार्जिनल रिलीफ को भी अंदर वाले कॉलम में लिख के बाहर ले आओ अमाउंट, इसकी अमाउंट बाहर ले आओ। इसके आगे तो हमारा सारा फॉर्मेट सिमिलर है, जैसे पहले लिखा था हमने, टैक्स बिफोर सेस प्लस HEC, HEC बोले तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, ये आ गई जी टैक्स लाइबिलिटी, माइनस TDS TCS एडवांस टैक्स, माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंड, नेगेटिव आया तो रिफंड है, टैक्स पेबल आया अगर पॉजिटिव फिगर है, और इसको हम लोग कर लिया करेंगे राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लिया करेंगे अंडर सेक्शन 288B। यहां तक की जब नोटिंग आपकी हो जाए तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा, मैं लाइफ में आपको आगे लेके चलूंगा। यहां तक नोटिंग करके थम्स अप कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में अपने। अभी ये फॉर्मेट आपको मैं समझाऊंगा न्यूमेरिकल्स करवा के, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये फॉर्मेट अपने आप आपके प्रॉपर स्ट्रांग हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। बस फटाफट से लिख के थम्स अप कर दो, क्योंकि अभी मैंने और लिखवाना है, थोड़ा थोड़ा अभी मैंने और लिखवाना है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, खत्म नहीं हुई है बात। इसके नीचे हम लिखना स्टार्ट करेंगे रिमेंबर के पॉइंट्स, लेकिन रिमेंबर के पॉइंट्स लिखने से पहले जगह देख लो। जो रिमेंबर का पहला ही पॉइंट है ना, वो थोड़ा एक फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट में बनवाया है मैंने, एक बार देख लीजिए कि कितनी जगह चाहिए इसके लिए, अकॉर्डिंगली फिर आप इसको लिखना शुरू कीजिएगा। मैं रिमेंबर का पहला पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको, मुझे लगता है लगभग
आधा पेज तो चाहिए रिमेंबर के पहले पॉइंट के लिए। रिमेंबर के पहले पॉइंट के लिए मेरा ख्याल आधा पेज तो लग ही जाएगा। ठीक है, जितना भी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये रिमेंबर का पहला पॉइंट है, तो आप उसके हिसाब से ही अपनी जगह चुनिएगा। पता लगे नीचे 4-5 लाइंस हो, आप लिखना स्टार्ट कर दो, सिर्फ गर्दन गर्दन आए, जो नीचे का धड़ है पूरा वो नीचे रहे, अगले पेज पे आए, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर आपने पहले नहीं बताया। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देख लेना भाई, इस पर लड़ाई नहीं चाहिए मुझे कोई। ओके सर, तो देखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। रिमेंबर का पहला पॉइंट, रिमेंबर का पहला पॉइंट, स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स, तो सर हमें बताओ ना स्लैब रेट्स क्या हैं। बार बार आप बोलते हो कि नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगा देना, नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगा देना, हमें बताओ तो सही ना सर स्लैब रेट्स हैं क्या। मैंने कहा बेटा जो इच्छा आपकी, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये स्लैब रेट्स है ना बेटा, ये सिर्फ किस पे अप्लाई करने हैं, टू बी अप्लाइड ऑन नॉर्मल इनकम। टू बी अप्लाइड ऑन नॉर्मल इनकम, सिर्फ नॉर्मल इनकम पे अप्लाई होंगे बेटा ये, टू बी अप्लाइड ऑन नॉर्मल इनकम। तो इसको अलग से लिख लेना, चाहे थोड़ा ऊपर को करके लिख लेना, स्लैब रेट्स टू बी अप्लाइड ऑन नॉर्मल इनकम। ये स्पेशल इनकम पे रेट नहीं लगेंगे ये वाले जो मैं लिखवाऊंगा आपको, स्पेशल इनकम के रेट को मैं आपको लिखवा चुका। ठीक है, अब नॉर्मल इनकम के अंदर अगर आप नोटिस करो तो आपके पास मैंने ए पॉइंट लिखा है, ए पॉइंट तीन तीन बादल निकाले हैं। ए निकाला है इंडिविजुअल्स अदर देन बी एंड सी, इंडिविजुअल्स अदर देन बी एंड सी, और रेजिडेंट लिख के काटा है, रेजिडेंट लिख के काटा है, इंडिविजुअल्स अदर देन बी एंड सी, इंडिविजुअल्स अदर देन बी एंड सी। और बी में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग एज 60 years or more, 60 years or more, but less than 80 years at any time during the previous year। और सी पॉइंट में क्या लिखा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग एज 80 years or more, हैविंग एज 80 years or more एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो पहले ये तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस निकाल लीजिए, तीन तरह के लोग हमने निकाल लिए। पहले इंडिविजुअल्स अदर देन बी एंड सी, बी में लिखा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग एज 60 years और मोर बट लेस देन 80 years, और सी में लिखा रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग एज 80 years और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब पहले ए स्लैब की बात करते हैं, पहले ए स्लैब की बात करते हैं, मतलब जो ए पॉइंट है उसके नीचे क्या स्लैब चलेगी। ठीक है, तो लिखिएगा साथ साथ में, ए के नीचे इतना दिखाना है भी आपने, मैं येलो कर देता हूं, ए के नीचे इतना दिखाना है, ये दिखाना है, बी के नीचे ये दिखाना है, और सी के नीचे ये दिखाना है। तो ए बी सी, तो अब थोड़ा जूम कर देता हूं ए की तरफ। तो पहले ए की बात करो, ए में क्या स्लैब आती है, लिखो, ए में स्लैब आती है जी इनकम। इनकम, अगर आपकी इनकम पहले 2.5 लाख तक है, फर्स्ट 2.5 लाख, फर्स्ट 2,50,000, 2.5 लाख है भाई अमाउंट, फर्स्ट 2.5 लाख, नील टैक्स, टैक्स बनेगा नील, टैक्स बनेगा नील। नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख उस पर टैक्स लगेगा 5%। नेक्स्ट 5 लैक्स, नेक्स्ट 5 लैक्स टैक्स लगेगा 20%। और जो बच गया बैलेंस, जो बच गया बैलेंस उस पर लगेगा 30%, उस पर लगेगा 30%। यानी पहले 2.5 लाख तक नील टैक्स, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है, जिसे मैंने बोला नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की जो इनकम है उस पर 20%, यानी कि नेक्स्ट 5 लाख, और 10 लाख से जितनी इनकम ऊपर है
उसके ऊपर आपका टैक्स रेट लग जाएगा 30%। सब समझाऊंगा, डोंट वरी। और इसके नीचे मैंने लिखा है अबव रेट्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल, यानी जो रेट मैंने ए के नीचे लिखवाए हैं यही रेट एप्लीकेबल हैं एचयूएफ पे, एओपी पे, बीओआई पे, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स पे। जो हमारे पर्सन की डेफिनेशन थी उसमें आपको याद होगा इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। उनमें से अगर आप गौर करो, मैंने ये बताया है कि ये जो रेट्स हैं ये इंडिविजुअल पे तो लगते ही हैं, साथ में एचयूएफ पे भी लगते हैं, एओपी पे भी लगते हैं, बीओआई पे भी लगते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे भी ये लगते हैं। फिर सर किस पे ये वाले रेट्स नहीं लगते? ना तो ये रेट लगते हैं फर्म पे और ना ही ये रेट लगते हैं कंपनी पे। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये रेट्स लोकल अथॉरिटी पे भी नहीं लगते। खैर वो लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो आप, उसकी जरूरत नहीं है आपको। बस कंपनी और फर्म लिख लो आप, कंपनी और फर्म लिख लो। कंपनी और फर्म पे ये वाले रेट नहीं लगेंगे, कंपनी और फर्म पे ये वाले रेट्स नहीं लगेंगे, फर्म और कंपनी पे ये वाले रेट्स नहीं लगेंगे। ठीक है जी, लिख लीजिए। सर इन पे कौन से रेट्स लगेंगे? बेटा चिंता मत करो, सब बताऊंगा। इन पे कौन से रेट्स लगेंगे उसकी चर्चा अलग से करेंगे। ओके सर, जैसे आप कहो। तो ये थी जी ए स्लैब, ये थी जी ए स्लैब। अब बात करते हैं बी की, अब बात करते हैं बी की। बी स्लैब अगर आप नोटिस करो, अच्छा एक चीज और यहां पे लिखी हुई है वो मैं बाद में लिखवाता हूं, कीप इन माइंड वाली, ये वाली बात बाद में लिखवाता हूं, अभी मत लिखो, पहले ये लिख लो। इस पे इनकम अगर आपकी 3 लाख तक है, स्लैब बी में अगर आप आगे, अगर पहली इनकम आपकी 3 लाख तक है, यानी इनकम पहली जो इनकम के ना हम टुकड़े करा करेंगे, बताऊंगा। ठीक है, 3 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स। जो नेक्स्ट 2 लाख है, नेक्स्ट 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख बोले तो 5 लाख तक की जो इनकम है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है उस पे लगेगा 5%। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक की जो इनकम है, यानी कि नेक्स्ट 5 लाख, उस पे लगेगा 20%। और जो बैलेंस बच गया, यानी जो 10 लाख से भी ऊपर आपकी इनकम है उस पे लगेगा 30%, उस पे आपका टैक्स लगेगा 30%। और अगर कहीं आप रेजिडेंट हुए और 80 ईयर से भी ऊपर हुए, 80 और मोर हुए, 80 और मोर हुए, तो आपके लिए तो और ऊपर की स्लैब है। पहले 5 लाख तक आपने कोई टैक्स नहीं भरना, फर्स्ट 5 लाख तक आपने कोई टैक्स नहीं भरना, नेक्स्ट 5 लाख पे सीधा 20% टैक्स है, सीधा 20% टैक्स है। और अगर आप 10 लाख से भी ऊपर कमा रहे हो फिर सरकार आपको भी नहीं बख्शेगी। मतलब 80 ईयर्स और मोर होगी और कमाने से आप अभी भी नहीं हट रहे हो, अंकल जी हटते नहीं हो तो टैक्स भर दो, कोई बात नहीं। 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर 30% टैक्स भरिए आप, 10 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर 30% टैक्स भरिए। यहां तक की नोटिंग जब आप कर लो, यहां तक की नोटिंग जब आप कर लो तो एक बार करना थम्स अप, फिर मैं आपको लाइफ में थोड़ा और आगे लेके चलूंगा। ये भी लिखना है, लिख लो। जो ऊपर मैंने दोनों के साथ एरो मार के लिखा हुआ है, बता देता हूं कहां, यहां, ये और ये दोनों पॉइंट्स के साथ कॉमन लिखा हुआ है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड कॉमा बर्थडे ऑन 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, कीप इन माइंड कॉमा बर्थडे ऑन 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, इतना लिख लो पहले, कीप इन माइंड कॉमा बर्थडे ऑन 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। ये वाली लाइन कह रहा हूं, ये वाली। ठीक है, दोनों के साथ कॉमन है, बी और सी के साथ, ये बी और सी के साथ कॉमन लिखवाया है, बी और सी के साथ कॉमन लिखवाया है एरो मार के। ठीक है जी, चलिए लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। बहुत ही बढ़िया सर, आज तो आप पूरा लिखवाने के मूड में आए हो सर,
बेटा मैं क्या करूं, होमवर्क भी तो देना है ना। ओके, चलते हैं आगे सर। चलो सर, चलो आगे चलो। वैसे ज़्यादा होमवर्क नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि समझाने वाले पॉइंट काफ़ी हैं, इतने समझा नहीं पाएंगे आज हम। ये रिमेंबर का पहला पॉइंट था, ये रिमेंबर का पहला पॉइंट था। आई होप आपने लिख लिया होगा। रिमेंबर का दूसरा पॉइंट लिखिए, रिमेंबर का दूसरा पॉइंट लिखिए। इंडिविजुअल्स ऑब्लिक HUFs, इंडिविजुअल्स ऑब्लिक HUFs can opt, individuals oblique HUFs can opt, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है, कैन ऑप्ट टू पे कंसेशनल टैक्स रेट्स, कंसेशनल टैक्स रेट्स अंडर सेक्शन 115 BAC, बैक 115 बैक मारता है सेक्शन, सेक्शन 115 BAC, ठीक है जी। और ये BAC सेक्शन अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट हुआ था, ज़्यादा कोई पुराना सेक्शन नहीं है, फाइनेंस एक्ट 2020 में इसको इंसर्ट करा गया था। सर क्या बोलता है ये सेक्शन, अरे छोड़ो ना, आपको भी मेन टैक्स रेट नहीं पता, कंसेशनल टैक्स रेट कहाँ से सिखा दूँ अभी आपको, लिखते रहो बस। इंडिविजुअल HUF कैन ऑप्ट टू पे कंसेशनल टैक्स रेट्स अंडर सेक्शन 115 BAC, ब्रैकेट में लिखा है फाइनेंस एक्ट 2020, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, subject to fulfillment of conditions। थर्ड पॉइंट लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी, फॉर्मेट में बार बार लिखा आ रहा था डेफिशिएंसी इफ एनी, डेफिशिएंसी इफ एनी, तो सर इसके बारे में भी लिखवा ही दो ना, खत्म करो, लिखो लिखो बेटा, ज्यादा कुछ नहीं अब तो लिखने के लिए। लिखिए इफ द नॉर्मल इनकम, इफ द नॉर्मल इनकम, ब्रैकेट में ऊपर लिखा है आफ्टर कंसिडरिंग चैप्टर 6 से डिडक्शंस। आई होप आपको याद होगा चैप्टर 6 से डिडक्शंस क्या थी, वही हमारी 80C to 80U। धीरे धीरे आप लोग ना सेक्शन से कन्वीनियंट हो जाओगे। इफ द नॉर्मल इनकम इज लेस देन एग्जम्पशन लिमिट, नॉर्मल इनकम के साथ एरो मार के लिखा है मैंने, आफ्टर कंसिडरिंग चैप्टर 6 से डिडक्शंस। इफ द नॉर्मल इनकम इज लेस देन एग्जम्पशन लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट के साथ ब्रैकेट में लिखा है 2.5 लाख, ऑब्लिक 3 लाख, ऑब्लिक 5 लाख, कोई भी हो सकती है, कॉमा देयर इज डेफिशिएंसी, देयर इज डेफिशिएंसी, फुल स्टॉप। Such deficiency is allowed to be adjusted, such deficiency is allowed to be adjusted from LTCG under section 112, comma STCG under section 111A and LTCG under section 112A, ब्रैकेट में लिखा है but only in case of resident individual or HUF, but only in case of resident individual or HUF। इसके नीचे इंग्लिश में लिखा है जहां भी सेक्शन 80C to 80U की डिडक्शंस, जहां भी सेक्शन 80C to 80U की डिडक्शंस पूरी अलाउ ना हो रही हों, जहां भी सेक्शन 80C to 80U की डिडक्शंस पूरी अलाउ ना हो रही हों ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल इनकम, कॉमा वहां तो पक्का पक्का डेफिशिएंसी होगी, वहां तो पक्का पक्का डेफिशिएंसी होगी। और रिमेंबर का फोर्थ पॉइंट और आज का आखिरी पॉइंट लिखने वाला, रिबेट अंडर सेक्शन 87A,
rebate under section 87A is not allowed from the amount of tax on LTCG under section 112A. Rebate under section 87A is not allowed from the amount of tax on LTCG under section 112A. यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो एक बार कर दीजिएगा थम्स अप, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आगे जो बात करनी है, डोंट वरी, आगे लिखना कुछ नहीं है, जो हमने लिखा है उसी से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है सर, समझ गए हम आपकी बात। बहुत ही बढ़िया जी, थम्स अप की बौछार होनी शुरू हो गई है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सही, बहुत ही सही। अब क्या करवाओगे सर? चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको स्लैब रेट्स याद करवाता हूं, स्लैब रेट्स। ठीक है जी, चलिए थम्स अप आने शुरू हो गए हैं बहुत सारे बच्चों के। जिन बच्चों ने अभी नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा कुछ सामने लिखा ही आ रहा है। ठीक है, वैसे तो लिख ही लिया होगा, अब तक काफ़ी टाइम मिल गया आपको, काफ़ी सारे थम्स अप आ चुके हैं, बट स्टिल जिन बच्चों ने भी नहीं लिखा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप इसकी नोटिंग करते रहना। ठीक है, अभी फिलहाल मैं फटाफट से थोड़ा सा और समझा दूँ आपको ताकि थोड़ा आप होमवर्क घर से ट्राई कर सकें। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा है कि हमारे जो स्लैब रेट्स है ना, ये नॉर्मल इनकम पे अप्लाई होते हैं, नॉर्मल इनकम पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, बस अब थम्स अप करने बंद करो, फटाफट समझना। 5 to 7 मिनट हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देते हैं। थोड़ा आपको मैं होमवर्क दूंगा आज, ज़्यादा नहीं, डोंट वरी। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो स्लैब्स है ना वो 3 तरीके से क्लासीफाई करी है हमने। एक तो स्लैब लगेगी इंडिविजुअल आदमी पे जो बी और सी में कवर नहीं हो रहे। अब बी और सी में कौन कवर हो रहे हैं, पहले देखो। बी पॉइंट में हमने सिर्फ कवर किया है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। सर रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है, वो रेजिडेंट कौन होता है कौन नहीं होता, ये मैं आगे जाके आपको सेक्शन 5 to 9 में सिखाऊंगा, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाले चैप्टर में। पर अभी चैप्टर 1 में हम आपको बता देंगे बंदा रेजिडेंट है कि नहीं है, ये आपको बताया होगा क्वेश्चन में। अगर आप रेजिडेंट हो और आपकी उम्र 60 ईयर्स और मोर है, ध्यान रखिएगा, अगर आप 60 ईयर्स के भी हो तो भी आप बी पॉइंट में आ जाओगे, 60 ईयर्स और मोर, बट आप 80 ईयर्स के नहीं होने चाहिए, बट आप 80 ईयर्स के नहीं होने चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, मान लीजिए ये हमारा प्रीवियस ईयर है 1/4/2021, 31 मार्च 2022। सपोज करिए किसी व्यक्ति का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यहाँ है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और ये डेट है मान लेते हैं 1 नवंबर 21, और ये बर्थडे इसका है 60th बर्थडे है, 60th बर्थडे, यानी कि प्रीवियस ईयर आधा निकल चुका, उसके बाद वो 60 ईयर्स का हो रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या इस पर्सन को, जो ये इंडिविजुअल है, क्या उसको इस ईयर में दूसरी स्लैब लगेगी या पहली स्लैब लगेगी? तो इसका आंसर आपको मिलेगा लैंग्वेज के अंदर। मैंने लैंग्वेज में साफ लिखा है, हैविंग एज 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम मतलब चाहे पहले दिन, इवन चाहे आखिरी दिन, चाहे कहीं मिड में, चाहे कहीं यहां पे, किसी भी दिन अगर उसका बर्थडे हो गया पूरे ईयर में,
और वो 60 ईयर्स का हो गया, अगर तो 60 से ऊपर है तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन अगर वो 60 का भी हो गया, सही 60 का भी हो गया, चाहे लास्ट डे पे जाके हुआ है प्रीवियस ईयर के, उसे हम लोग बेनिफिट दे देंगे स्लैब बी का। सर स्लैब बी में बेनिफिट क्या है? बेटा छोटा सा बेनिफिट है बस। नॉर्मली तो हमारे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि पहली 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं भरना, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो यानी 60 ईयर्स और मोर, तो आपको पहली 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं भरना। लेकिन अगर 3 लाख से ऊपर कमाओगे, अगर आपने कमाया 4 लाख, ध्यान रखना है स्लैब कैसे लगती हैं, ये मत कह देना अच्छा 3 लाख से ऊपर कमाया लगाओ 5% टैक्स। स्लैब में क्लासिफिकेशन होती है, अगर 4 लाख की इनकम कमाई है, आप उसके टुकड़े करोगे, पहली 3 लाख की इनकम पे, पहली 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो उसके ऊपर का 1 लाख है उसके ऊपर लग जाएगा 5%, उसके ऊपर लग जाएगा 5%। अगर आपकी 4 लाख की इनकम है, अगर आपकी 4 लाख की इनकम है, अगर 5 लाख की इनकम है तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2 लाख पे 5%, फिर उससे अगले 5 लाख पे 20%, और अगर आप 10 लाख से भी ऊपर चले गए, 10 लाख से भी ऊपर चले गए, जैसे मान लो अगर आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम है 12 लैक्स, कई बच्चे ना मासूमियत में क्या बोलते हैं, अच्छा 10 लाख से ऊपर कमाया है लगाओ उस पर 30% टैक्स। बेटा ऐसे नहीं लगती स्लैब रेट। स्लैब रेट कैसे लगेगी? इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। पहले 3 लाख पे, पहले 3 लाख पे नील, अगर आप स्लैब बी लगा रहे हो, ठीक है। फिर 3 लाख से लेके जो 5 लाख की इनकम है यानी कि नेक्स्ट 2 लैक्स, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख की जो इनकम है यानी कि नेक्स्ट 5 लैक्स, और उसके बाद जो बैलेंस बच गया, जो बैलेंस बच गया, मतलब इस पे लगेगा नील, इस पे लगेगा 5%, इस पे लगेगा 20%, और इस पे लगेगा 30%। इस तरह से स्लैब्स लगती हैं, इस तरह से स्लैब्स लगती हैं। और ध्यान ये रखना है, जैसे ही आप 60 और मोर हो गए, लेकिन अगर आप 80 ईयर्स के नहीं हो रहे हो, अगर आप 80 ईयर्स के नहीं हो रहे हो प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आप स्लैब बी में रहोगे। लेकिन जैसे ही आप 80 ईयर्स और मोर हो गए, जैसे ही आप 80 ईयर्स और मोर हो गए, आपके ऊपर टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। एक है सीनियर सिटीजन, एक है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन की पहली 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, पहली 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और उससे अगला जो 5 लाख है, उससे अगला जो 5 लाख है, उसके ऊपर सीधा फिर 20% टैक्स लेते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट बच गई इनकम की उसके ऊपर लेते हैं 30%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्लैब बी और सी में बिल्कुल यही पॉइंट आपने लिखा हुआ है, स्लैब बी और सी में आपने बिल्कुल यही पॉइंट लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। मान लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ईयर है 1/4/2021 से 31 मार्च 22, प्रीवियस ईयर 21-22। इसकी असेसमेंट तो नेक्स्ट ईयर में होती है, असेसमेंट ईयर में असेसमेंट होती है। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमारा असेसमेंट ईयर है 31 मार्च 23। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका बर्थडे यहां कहीं भी किसी भी दिन, किसी भी दिन, किसी भी दिन, किसी भी दिन अगर आप 60 ईयर्स के हो जाते हो, किसी भी दिन अगर आप 60 ईयर्स के हो जाते हो, तो आप पे स्लैब बी लग जाएगी। अगर 60 से ऊपर हो फिर तो कोई शोर ही नहीं है, और अगर आप 80 ईयर्स के हो जाते हो, अगर आप 80 ईयर्स के हो जाते हो फिर स्लैब सी लग जाएगी। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये, एक व्यक्ति है जिनका बर्थ डेट है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अप्रैल फूल वाले दिन पैदा हुए हैं भाई साहब, 1 अप्रैल, यानी यहां पे 1 अप्रैल की डेट है, 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को इनका 60th बर्थडे है, 60th बर्थडे, 60th बर्थडे, 60th बर्थडे इनका 1 अप्रैल 2022 को है। तो मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों,
जब मैं इनका टैक्स निकालूंगा प्रीवियस ईयर 21-22 का, प्रीवियस ईयर 21-22 का जब मैं इनका टैक्स निकालूंगा तो क्या मैं इनको स्लैब बी का बेनिफिट दूंगा या स्लैब ए का ही इनको ऊपर पॉइंट लगेगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो ये 60 ईयर्स के हो नहीं रहे, जो अगला दिन है असेसमेंट ईयर है जो 1 अप्रैल, उस दिन ये 60 ईयर्स के हो रहे हैं। बताइए क्या मैं प्रीवियस ईयर 21-22 में स्लैब ए से आंसर करूं या स्लैब बी से आंसर करूं? ए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 60 ईयर्स के नहीं होते फिर आप स्लैब ए में जाते हो, अगर आप 60 ईयर्स के नहीं हो पाते हो फिर आप स्लैब ए में जाते हो। तो मेरे पास मिक्स आंसर आ रहे हैं। अभी एक आंसर आया है स्लैब बी का, 3 आंसर आए हैं ए के, ज्यादातर आंसर ए के आ रहे हैं, हालांकि एक आधा आंसर बी का भी आ रहा है, मैक्सिमम आंसर स्लैब ए के आ रहे हैं, स्लैब ए के आ रहे हैं। भाई कॉमन सेंस तो यहां पे यही बोलता है कि स्लैब ए लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कॉमन सेंस वाला आंसर तो स्लैब ए का ही है, क्योंकि सर जब वो प्रीवियस ईयर में 60 ईयर्स के हो ही नहीं रहे, अब असेसमेंट ईयर में थोड़ी देखेंगे। लेकिन इसके ऊपर ना सीबीडीटी का सर्कुलर आया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर सीबीडीटी का सर्कुलर आया हुआ है। मैंने पहले भी आपको कहा था अगर आपको इनकम टैक्स लॉ समझना है तो इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट की प्रोविजंस भी पता होनी चाहिए, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स। तो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया हुआ है, इस इशू को स्पेसिफिकली सर्कुलर ने क्लैरिफाई करा हुआ है, और सर्कुलर ने ये क्लैरिफाई करा है कि अगर किसी व्यक्ति का बर्थडे 1 अप्रैल को भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 अप्रैल, मैं 2 अप्रैल इसमें कवर नहीं कर रहा, सिर्फ 1 अप्रैल, यानी अगर 1 अप्रैल जैसे बोलते ना 31 मार्च की रात को ही 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ एक्ट ने क्या करा, सर्कुलर ने क्या करा, रादर सर्कुलर ने ये बोल दिया कि जो ये स्लैब बी या सी वाला केस है हम इसका बेनिफिट उन लोगों को भी दे दिया करेंगे जिसका बर्थडे 1 अप्रैल को भी फॉल कर रहा है। अब पहले ही मैंने आपको बताया है कि सर्कुलर का कोई भी पॉइंट आता है उससे डिपार्टमेंट तो बाउंड है, डिपार्टमेंट तो उससे वैसे ही बाउंड है, और अगर आप देखो ये सर्कुलर असेसी के भी बेनिफिट का ही है, क्योंकि इसमें बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया उन लोगों के लिए भी जो 1 अप्रैल के जन्मे हैं। 2 अप्रैल वालों से सर्कुलर वाले को दुश्मनी है, कहता सिर्फ 1 अप्रैल को अगर आपका बर्थडे है तो ये अगर आप 1 अप्रैल को भी 60 ईयर्स के हो रहे हो हम आपको उसी ईयर में स्लैब का बेनिफिट दे देंगे, स्लैब बी का। और अगर आप 1 अप्रैल को भी असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल को भी अगर आप 80 साल के हो रहे हो, अगर आप सही 80 साल के हो रहे हो तो हम आपको बेनिफिट स्लैब सी का दे देंगे। इसीलिए मैंने ये 80 ईयर्स वाला पॉइंट, सॉरी बर्थडे वाला पॉइंट, अगर आप देखो जब मैंने स्लैब बी और सी लिखवाई थी मैंने साथ में लिखवा दिया कीप इन माइंड, क्या माइंड में रखिएगा, क्या माइंड में रखिएगा, ठीक है। बच्चा कह रहा है रोंडी पीटते हो सर आप, देखो बेटा लिखवा रखा है मैंने कीप इन माइंड बर्थडे ऑन 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। ये ना हर साल पंगा नहीं पड़ा करेगा, बस एक बार 60th बर्थडे पे पंगा पड़ेगा असेसी के और एक बार 80th बर्थडे पे। बस आप ये समझ लो कि 60 ईयर्स का जैसे ही वो हो गया उसके बाद तो 61, 62, 63 उन सालों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जब वो एग्जैक्ट 60 ईयर्स का हो रहा है वो एक साल पहले मान लिया उन्होंने, यानी कि 1 अप्रैल को भी अगर आप 60 ईयर्स के हो रहे हो असेसमेंट ईयर के, हम आपको उसी प्रीवियस ईयर में स्लैब बी का बेनिफिट दे देंगे। और अगर आप 80 ईयर्स के हो रहे हो असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल में, हम उसी प्रीवियस ईयर में आपको स्लैब सी का बेनिफिट दे देंगे। बस इतना सा पॉइंट आपको माइंड में रखना है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट स्टिल आपके दिमाग में होना चाहिए। और सुन लो एक बात, अगर आप ना स्लैब बी में फॉल करे ना सी में फॉल करे तो आपके ऊपर लगेगी स्लैब ए, आपके ऊपर लगेगी स्लैब ए। इसमें सारे रेजिडेंट्स कवर होंगे जो 60 ईयर से नीचे हैं और साथ ही साथ नॉन रेजिडेंट भी कवर होंगे। मतलब सर अगर नॉन रेजिडेंट 90 साल के भी है ना, अगर कोई नॉन रेजिडेंट 90 साल के भी हैं उनके ऊपर स्लैब ए लगा करेगी, और स्लैब ए में 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख की इनकम पे 5% है, फिर 5% के बाद 20% है, फिर 30% है। ये स्लैब्स है आपकी, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ आप स्लैब ए से आंसर करेंगे,
क्योंकि नॉर्मली मैं मान के चलूंगा कि आर्मी सीनियर सिटीजन नहीं है। और अगर रेजिडेंट आ गया क्वेश्चन, अगर नॉन रेजिडेंट आ गया क्वेश्चन में, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं, जो नॉन रेजिडेंट लोग हैं, उनको ना स्लैब सी बी का बेनिफिट मिलता है, ना स्लैब सी का बेनिफिट मिलता है। बाहर वाले लोगों पे तो हमेशा स्लैब ही लगेगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, आपको हमेशा स्लैब ए के हिसाब से टैक्स भरना है। ठीक है, अब आप एक काम कीजिएगा छोटा सा, ज्यादा होमवर्क नहीं मैं दे पाऊंगा आज आपको, बिकॉज पॉइंट डिस्कस और अभी काफी करने वाले हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएंगे। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा छोटा सा, बस छोटा सा काम कीजिएगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 कर लीजिएगा ट्राई, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें बर्थडे वगैरह दे रखा है क्वेश्चन में, वो मैं वैसे क्लास में डिस्कस भी नहीं करता। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर है जी 29, पेज नंबर है 29। ये मुझे लगता है बर्थडे की ना डेट थोड़ी सी चेंज होने वाली थी, चलो कोई बात नहीं। और एग्जाम्पल 1 ट्राई करना। एग्जाम्पल 1 के ना आप सिर्फ केस नंबर एल तक ट्राई कर सकते हैं, केस एल। जो केस एम से आगे है ना, वो बोले सरचार्ज वाले केस हैं, उनमें सरचार्ज भी एप्लीकेबल है। आप केस एल तक ट्राई कर सकते हैं, आंसर बड़ी जल्दी हो जाएंगे आपके, टाइम कोई नहीं लगेगा, स्लैब्स ही लगानी है बस। तो कल मैं डिस्कस करूंगा, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल 1 केस एल तक और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें ना आप एक काम करिएगा, ये ना 1962, 1942, 1942 कर लेना, 62 और 42 कर लेना, क्योंकि 21-22 है ना हमारा प्रीवियस ईयर, तो 62, 62, 42, 42 कर लेना डेट ऑफ बर्थ, 62, 62, 42, 42, 62, 62, 42, 42। ठीक है जी, तो यहां पे ही आज हम रुकते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और प्लीज इस एग्जाम्पल को ट्राई कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हमने और बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, जिससे कि हम लोग न्यूमेरिकल ट्राई और कर पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।